हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर आज डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं जिनको हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और इस देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है और वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी ये सब चीज़ें हम जानकारी आज करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है। जो दो चार्ज होते हैं वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल भी कर सकते हैं और जो उसकी वैल्यू थी वो हमने देखा था कि 1/4πε0 Q/Q2/r² होती है। और इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मान लीजिए ये एक चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू रखा है जिसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे और यहाँ पर हम जहाँ भी सोर्स चार्ज लेके चलेंगे उसको जनरली पॉजिटिव चार्ज लेके चलेंगे। जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मान लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि ये एक प्लस चार्ज है जिसको सोर्स चार्ज बोल रहे हैं और अगर हम किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को इसके पास लाते हैं तो देखते हैं कि ये टेस्ट चार्ज एक बल का अनुभव करता है। क्यों करता है बल का अनुभव? क्योंकि इसकी वजह से इस पर एक बल लगाया जा रहा है, यानी कि एक फील्ड लगाया जा रहा है। वो फील्ड इस पर एक फोर्स लगाता है, उस फील्ड को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और जो उसकी वैल्यू होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो ये होती है एक तरीके से A=F/Q। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन है उसी के इक्विवेलेंट होगी। क्यू नॉट यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, तो डेफिनेशन भी यहाँ से दी जा सकती है। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ से यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम। अगर डायमेंशन फार्मूला इसका हम निकालना चाहिए तो कैसे निकालेंगे? फोर्स की डायमेंशन फार्मूला mLT-2 और जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखे है इसकी कूलम, इसकी डायमेंशन क्या होगी 80, तो ये बन जाएगा mL-T-3 और A-1। तो ये एक तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। और क्योंकि हम जानते हैं कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0 Q/r² ये होता है। अगर यहाँ से इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? यहाँ से हम कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं और कभी कभी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। तो इंटेंसिटी एक तरीके से उसका मैग्नीट्यूड ही हम बात कर रहे हैं, तो 1/4πε0 Q/r² ये होगा और ये एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है। और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो इसी के अलोंग होती है, जो यहाँ पर ये डिस्टेंस r है उसी के अलोंग होती है, या r कैप से इसको भी दिखा सकते हैं हम यहाँ पर ये। और ये इसकी जो डायरेक्शन है वो एक तरीके से इस सोर्स चार्ज के ओर को भी हो सकती है और इससे बाहर को भी हो सकती है, या हम कहें कि जो डायरेक्शन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इनवर्ड और आउटवर्ड हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन दिस चार्ज, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और आर कैप्स इसकी डायरेक्शन दिखाते हैं, आर कैप को हम लिख सकते हैं वेक्टर r/r कैप। तो इस तरह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर आती है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ भी एक दो चार्ज यहाँ पर रखे हैं और इस पर हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अगर दो चार्ज यहाँ पर हैं Q1 Q2, तो Q1 Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वेक्टर जो एडिशन रूल होता है उसके हिसाब से होगा। जैसे यहाँ पर हम दिखाया E=E1 + E2, ये सब वेक्टर फॉर्म में उसको हम एडिशन वहाँ पर करेंगे। साथ ही देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। जैसे जैसे r बढ़ेगा E कम होगा, दूर जाने पर उनके बीच में जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, दूर के पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स भी वहाँ पर उस पर कम लगेगा। जैसे जैसे वो टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के पास आएगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है वो बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पर ज़्यादा है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट चार्ज के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, ये कभी कभी कंपटीशन में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि यहाँ पर देखा जाता है कि अगर सोर्स हमारा पॉइंट चार्ज है या स्फेरिकली चार्ज है तो इस तरह का होगा, लेकिन अगर लीनियर चार्ज है या सिलेंड्रिकली चार्ज है तो 1/r पे वहाँ पर होता है और इसकी प्लॉटिंग कुछ इस तरह की यहाँ पर होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी हुई। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे, उसका नोटेशन क्या है, कैसे उसको हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हम कुछ लाइन से एरो बना के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दर्शाते हैं। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरो हैं वो इस तरह के एरो हम दिखाते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे
बाहर की तरफ को होती हैं लाइंस, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर की तरफ को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है? पहला है रेडियली आउटवर्ड फॉर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे बाहर की तरफ को इलेक्ट्रिक बल रेखाएं होंगी, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर की तरफ को इलेक्ट्रिक बल रेखाएं होंगी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर दो चार्ज प्लस और माइनस इस तरह से यहाँ पर रख दिए जाएँ तो फिर जो इलेक्ट्रिक बल रेखाएं होंगी, जो विद्युत बल रेखाएं होंगी, वो इस प्रकार होंगी। कैसे? कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ को और नेगेटिव चार्ज के अंदर को तरफ को, तो एक इस तरह का। यानी कि जो हमारे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक बल रेखाएं हैं, जो विद्युत जो बल रेखाएं हैं, वे स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व की फॉर्म में भी हो सकती हैं, जैसा कि इसमें हमने दिखाया है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है स्टार्ट फ्रॉम क्यू एंड फिनिश एज माइनस क्यू। ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और माइनस चार्ज पे ख़त्म होती हैं। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि अगर हमारी इलेक्ट्रिक जो बल रेखाएं हैं ये कर्व शेप की है, तो अगर हमें किसी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो वहाँ पर हम इसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो उसकी डायरेक्शन हम इस तरह से फाइंड करेंगे। अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट दें तो इसका मतलब क्या होगा? इस बिंदु पर उसकी दो डायरेक्शन होंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है एक ही बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन। तो कभी कभी ये चीज़ें प्रॉपर्टीज़ की पूछ ली जाती हैं, और एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक नंबर में कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वे एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेज है जो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, वो इसका रीज़न ये है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पर उसकी दो डायरेक्शन होंगी, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं हैं वे एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चौथा इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हम पास में ला दें तो हम जानते हैं कि जो सेम चार्ज है वो रिपेल करते हैं। तो उनकी बल रेखाएं को कैसे दर्शाएं? तो उनकी बल रेखाओं को हम इस तरह से दर्शाते हैं कि वे रिपेल होती हुई दिखाई देती है। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ को होंगी, लेकिन हल्का सा उनको रिपेल भी यहाँ से करके दिखाया जाता है। और इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, वो बैलेंसिंग पॉइंट कहलाता है। अगर ये चार्ज दोनों पॉजिटिव हों और इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर हैं। लेकिन अगर ये हो सकता है कि 10 की हो, ये 5 की हो, तो इसका फिर ये पॉइंट आगे या पीछे इधर शिफ्ट हो जाता है उसी हिसाब से, क्योंकि एक फिर बल ज़्यादा लगाएगा एक कम लगाएगा। तो अगर नेगेटिव दो चार्ज आ जाए तब भी बीच में कहीं इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन अगर इनकी मैग्नीट्यूड को हम बढ़ा दें या कम कर दें, अंतर कर दें, तो फिर ये पॉइंट भी आगे पीछे यहाँ से खिसक जाता है। और इसके बाद हमने ये डिस्कस किया ही है कि जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स है वो कर्व शेप में है, तो किसी एक पॉइंट पर हम अगर डायरेक्शन फाइंड करना पड़े तो वहाँ पर हम स्पर्श ही खींचते हैं, एक तरीके से वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ से उसकी डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं। तो वो इस तरह से यहाँ पर हो जाती है। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तरीके से हम ये देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितनी जा रही है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जैसे कोई खिड़की से हवा जा रही है, ऐसा मान लेते हैं। अगर कोई खिड़की से हवा जा रही है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया से कितनी हवा पास हुई, तो उसको हम एयर फ्लक्स भी बोल देते हैं। अगर किसी पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, मान लिया किसी ये हमने पाइप बनाया है, यहाँ से ये पाइप है और यहाँ से कितना लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रहा है, और ये एरिया हम इसका मान लें, तो एरिया से कितना लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो एक तरीके से लिक्विड फ्लक्स इसको हम बोलते हैं। और अगर कोई विंडो हम बना दें, खिड़की बना दें, तो खिड़की से कितना एयर पास हो रहा है, तो वहाँ पर एयर फ्लक्स होता है। यानी कि जो इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो पर्टिकुलर एरिया से कितनी बल रेखाएं पास हो रही हैं, तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई ये एरिया है, यहाँ पर ये एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी भी अपनी दिशा होगी, और उसकी जो डायरेक्शन है वो उसके जो एरिया होता है, अगर ये है मेरे पास ये प्लेन है, तो इस प्लेन की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये इसकी डायरेक्शन होती है, एरिया की भी डायरेक्शन होती है। और इस यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसकी भी अपनी डायरेक्शन होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर थीटा एंगल यहाँ पर बना रही हैं, तब यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो
ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए होगा, या इसको हम लिख सकते हैं ई ए कोस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थीटा पे डिपेंड करता है कि वो जो लूप है, जो रेक्टेंगल लूप है, वहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी ऐसे ही कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो अगर ये यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर थीटा, इस जगह यहाँ पर अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एरिया हमने यहाँ पर बनाया है, ये जो एरिया हमने यहाँ पर बनाया है, और ये अगर डायरेक्शन एक ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक तरीके से यही हो जाए, इसी की डायरेक्शन में यहाँ पर हो जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ पर एंगल 0 होगा। और तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ई ए यहाँ से निकल के आएगा, क्योंकि cos 0 1 यहाँ से हो जाता है। और दिस इज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इसको बोलते हैं। तो अगर यहाँ से थीटा एक तरीके से कोई 90 डिग्री यहाँ से हो जाए, 90 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि जो एरिया तो इधर की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर हम पास करा दें, यानी कि जो मीन्स जो हमारा प्लेन है उसके पैरेलल हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहे हैं। उससे मतलब पास नहीं हो रहा बल्कि उसके स्पर्श करता हुआ उसको जा रहा है। तो वहाँ पर एक तरीके से फाई क्या होगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक बल रेखाएं पास नहीं हुई हैं उस एरिया से। तो इसका मतलब ये होता है। अगर थीटा यहाँ पर एक तरीके से 180 डिग्री हो जाए, मतलब क्या हुआ कि प्लेन क्षेत्रफल की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इसके अपोजिट यहाँ से डायरेक्शन ये हो जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से क्या होगा, तो जो फाई होगा एक तरीके से वो माइनस ई हो जाता है। ये मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे दशा यहाँ पर होती है। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी अपनी यूनिट होती है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट यहाँ से क्या आएगी, तो यूनिट हम इसका जो फॉर्मूला है वो ये है ई ए। तो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम वहाँ से निकाल चुके थे न्यूटन पर कूलाम, और एरिया भी साथ में इसमें है तो मीटर स्क्वायर यहाँ से ये बन के आ जाएगा। तो दिस इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और साथ ही ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी डायमेंशनल फार्मूला अगर फाइंड करें तो डायमेंशनल फार्मूला हम ये तो निकाल चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, एम एल टी माइनस 3। तो ये एम एल टी माइनस 3 और ए माइनस 1 ये आ गया था, और यहाँ से L2 और हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो यहाँ से इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी हुई। अगली और, क्योंकि ये चैप्टर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का चल रहा है तो आगे और भी चीज़ें डिस्कस हम करेंगे। तो आज हमें इतना डिस्कस करना था। अगली वीडियो के अंदर हम और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उन पर हम आएंगे। तो आज हम इतना रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।